भूगोल इकाई 3 के 3 अंक के महत्वपूर्ण प्रश्न भी लेकर आए हैं। जो बच्चे कक्षा 12वीं छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा देने वाले हैं उनके लिए महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 नंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों में कौन कौन सा प्रश्न है उसका उत्तर भी आपको दिखाएंगे। कक्षा 12वीं ब्लू प्रिंट पर आधारित इकाई 3 में कौन कौन सा टॉपिक आता है इसको देख लीजिए। प्राथमिक क्रियाकलाप, द्वितीयक क्रियाकलाप, तृतीयक एवं चतुर्थक क्रियाकलाप या व्यवसाय भी कहा जाता है इसे। उसके अलावा परिवहन एवं संचार के साधन साधन और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इनसे संबंधित 3 नंबर के पूछे जाने वाले कितने प्रश्न हैं उसको भी देख लेते हैं। 3 अंक के 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ हम कुछ प्रश्न दिए हैं 15, 16 या 12, 13। उन प्रश्नों में से महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने लिया है। तो केवल आपको 20-25 मिनट इस वीडियो पर बने रहना है और यहाँ से जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उसे आप तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए, हमारे प्रश्न के उत्तर हो सकता है आपके गाइड या बुक से ना मिले, लेकिन उच्च शिक्षा के आधार पर 10वीं के बाद बच्चों को अपने तरीके से उत्तर लिखना होता है, नए कंटेंट खोजना होता है नए संदर्भ बुकों को पढ़ना होता है। उसके आधार पर हमने सारे उत्तर बनाए। हो सकता है आपकी तैयारी में कुछ शब्द और जुड़ जाए और आप अच्छे से अच्छे लिख सकें, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और पहला प्रश्न है, खनन किसे कहते हैं? खनन की विधियों का वर्णन कीजिए। 3 नंबर के प्रश्न में ये प्रश्न 2 और 1 का हो सकता है प्लस के साथ। खनिज एवं अयस्कों को धरती की सतह या गहराई से निकालने की प्रक्रिया को खनन कहते हैं। यहाँ पर 2 बातें हैं। देखिए, खनिज अयस्क शब्द को आप लोग जानते हैं, जिस धातु जिससे निकलता है उसे उसका अयस्क कहा जाता है। और इसे धरती से खोद कर या बिना खोदे निकालने, दोनों कंडीशन को हम खनन कहते हैं। भूवैज्ञानिक हॉलैंड के अनुसार धरती में उपलब्ध बहुमूल्य खनिज, हमारे जो खनिज संसाधन है वो विकास की जननी है, ये कहा जाता है। संसाधनों को उपयोगी बनाने के लिए किए जाने वाले समस्त काम खनन के अंतर्गत आता है। इनके अनुसार इसका परिभाषा है, चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो इतना दूर तक आपके लिए काफ़ी है। खनन की मुख्य विधियां जो प्रश्न में पूछा गया है वो 2 तरह की विधि को बताया गया है। खुले गड्ढे का खनन, ओपन पिट माइनिंग, मतलब जिसे सिर्फ ऊपर से खोदकर निकाल लिया जाता है। इसमें पृथ्वी की सतह पर गहरे गड्ढे या खान खोदकर खनिज निकाले जाते हैं। इसके लिए एक उदाहरण है लौह अयस्क की खुली खदानें। हमारे छत्तीसगढ़ में लौह अयस्क की खुली खदानें हैं। इसी प्रकार यहाँ जो है कोयले की भी खुली खदानें हैं, ओपन कास्ट खान। इसी प्रकार भूमिगत खान, इसमें सुरंगें या भूमिगत रास्ते बनाकर गहराई से खनिज निकाले जाते हैं। इसका अंदर ऊपर बराबर बना रहता है, अंदर से खोद के निकाले जाते हैं। ये भी हमारे छत्तीसगढ़ के अंतर्गत कोयला की खानें हैं। तो चलिए, अब आते हैं दूसरे नंबर की प्रश्न में। आपको 2 ही चीज लिखना है, ओपन और खुली, और खोदने की क्रिया को खनन व्यवसाय कहते हैं। ये भी प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जीविकोपार्जन कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी कृषि आती है? जीविकोपार्जन कृषि के मतलब होता है जीवन जीने के लिए, खाने के लिए। छोटे प्रश्न में हमने इसका उत्तर बताया है 1 नंबर के में। अब 3 नंबर में इसका उत्तर किस तरह से रहेगा? जीविकोपार्जन कृषि, इसके बारे में पूछा गया है, कौन कौन सी खेती आती है, तो सीधे हमको उसका उत्तर देना है। वह कृषि पद्धति जिसमें किसान या कृषक अपने परिवार की आजीविका के लिए फसल उगाता है। इसके अंतर्गत दो प्रमुख कृषि शैलियां आती हैं। अपने आजीविका के लिए, अपने आर्थिक पोषण के लिए या अपने खाने पीने के लिए जो खेती करता है, यही इसका आय का साधन भी होता है, इसी से उसका जीवन यापन चलता है। इसमें आदिम या स्थानांतरित कृषि, आदिम मतलब व्यक्ति पुराने समय से करते आ रहा है, वही पद्धति को आज भी यदि जिस जगह पे अपनाए हैं तो उसका भी अध्ययन हम कर रहे हैं। इसमें किसान एक ही स्थान पर फसल उगाने के बाद एक स्थान पर फसल उगाते रहता है। आदिम इसलिए है, जिस समय जनसंख्या कम था तो किसी भी जगह पे खेती कर लेते थे, लेकिन अब उतना जमीन नहीं है तो ये पद्धतियां धीरे धीरे या तो बंद किए जा रहे हैं या बंद हो रहे हैं। दूसरी उपजाऊ भूमि की ओर चला जाता है। इसमें किसान एक भूमि पर उपजा के उस भूमि का उर्वरा शक्ति समाप्त होता है तो दूसरे भूमि में चला जाता है, उस भूमि को छोड़ देता है। आज भी हमारे भारत में उदाहरण के तौर पर पूर्वोत्तर भारत में झूम कृषि के नाम से जाना जाता है, ये होता है। पूर्वोत्तर भारत
बांग्लादेश क्षेत्र के आसपास के आदिवासी लोगों के द्वारा ये खेती की जाती है। इसी प्रकार दूसरा नंबर है स्थायी जीविकोपार्जन कृषि। जब 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 धीरे धीरे जनसंख्या बढ़ते गया तो लोगों ने एक जगह बसना चालू कर दिया, क्योंकि अब घूम घूम करके खेती करना संभव नहीं हो सका। उसके बाद जनसंख्या या समाज का बस्ती बना, गांव बना, और उसके बाद किसान जो है स्थायी रहने लग गया, तो उसके पास अब भूमि की कमी हो गया, तो जो भूमि है उसी में खेती। अब तो ऐसा हो गया है कि एक ही भूमि पर 3 बार खेती करना पड़ रहा है। इसलिए अब इसमें किसान अपनी एक ही भूमि पर पारंपरिक साधनों से खेती करता है, ये भी जीविकोपार्जन है। उसके बाद जो पारंपरिक साधन होता है, हल वगैरह, फावड़ा, गैती, इसके आधार पर खेती करता है। और यह उदाहरण हमारे गंगा के मैदान क्षेत्र में धान की खेती है, जहाँ अब जनसंख्या ज़्यादा हो गया, एक बार खेती से अब भोजन की पूर्ति नहीं हो रहा है, तो अब उसको 2 बार या 3 बार खेती करना चालू कर दिया गया है। इन विधियों में उत्पादन कम होता है, परंतु किसान अपनी प्राथमिक खाद्य आवश्यकताएं स्वयं पूरी कर लेता है। मतलब उसे खरीदना नहीं पड़ता, मंगाना नहीं पड़ता, और उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है इसके अंतर्गत। तो ये जीविकोपार्जन है, जीवन जीने के लिए। तो ये 2 तरह की पद्धति है। तीसरा प्रश्न है हमारी, प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आने वाले किन्हीं 3 व्यवसाय का वर्णन कीजिए। बहुत सरल प्रश्न है। प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत क्या आते हैं? प्राथमिक व्यवसाय वे हैं जिनमें कच्चे प्राकृतिक साधनों को दोहन से प्रत्यक्ष उत्पादन होता है। प्राकृतिक पदार्थों से हम या कच्चे प्राकृतिक पदार्थों का दोहन किया जाता है, और उसके बाद इसे उत्पादन भी लिया जाता है। इनमें 3 प्रमुख व्यवसाय है। इसमें मुख्य रूप से भूमि और जल का उपयोग किया जाता है। भूमि प्राकृतिक पदार्थ है और जल प्राकृतिक पदार्थ है। इससे हम क्या प्राप्त करते हैं? उत्पादन लेते हैं। चाहे वो खोदना भी हो तो भूमि है, उत्पादन करना हो, बीज बोना हो, फसल उगाना हो, तो भी भूमि और जल की आवश्यकता होती है। तो भूमि और जल के सहयोग भी कह सकते हैं, उसके जगह में प्राकृतिक साधन का उपयोग किया गया है। तो यहाँ भूमि जल को जरूर ले सकते हो, लेकिन कहना प्राकृतिक साधन से है या प्रकृति से जुड़कर उत्पादन लिया जाता है, वही प्राथमिक व्यवसाय है। इसमें भूमि पर विभिन्न फसलें जैसे धान, गेहूं की खेती शामिल है, जिसका लक्ष्य खाद्य एवं अन्य कच्चे माल की प्राप्ति करना है। इसी प्रकार आपका इसके अंतर्गत आने वाले प्रमुख और कारण में मछली पालन है। मछली पालन दूसरा व्यवसाय है। इसमें प्राकृतिक जल स्रोत, नदी, झील और सागर या कृत्रिम तालाब, बनाए हुए तालाब का मछली पालन और मछली का उत्पादन शामिल है। ये भी प्राथमिक व्यवसाय है। एक और है खनन, जिसको हमने ऊपर में पढ़ लिया। खनन के अंतर्गत धरती की सतह या गर्भ से, वही बात है, या तो ऊपर से या अंदर से, पत्थर अथवा कोयले जैसे संसाधनों का दोहन या खोद कर निकालना, उत्पादन करना, ये व्यवसाय अर्थव्यवस्था के आधारशिला माने जाते हैं। तो इस तरह से ये 3 प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत आप कृषि, मछली पालन या मत्स्य पालन और खनन को लिख सकते हैं। इसके बाद चौथा नंबर का जो प्रश्न है इस अध्याय के महत्वपूर्ण, और आपको 3 नंबर के लिए इतना लिखेंगे तो भी काफ़ी है, बस इसमें सारे चीज़ आपका आ जाए। डेयरी फार्मिंग एक आधुनिक व्यवसाय है, स्पष्ट कीजिए। इससे पहले हमने ट्रक फार्मिंग को दूसरे इकाई में पढ़ा दिया है। कुछ प्रश्न दूसरे इकाई में चला गया है, वहाँ पढ़ाई हो गया है, तो इकाई 2 के अंतर्गत कुछ प्रश्न आ गए इसमें से, इसलिए यहाँ से उसको हटा दिया गया है। तो डेयरी फार्मिंग क्या है? जैसे ट्रक फार्मिंग हमने पढ़ा था, वैसी डेयरी फार्मिंग है। डेयरी फार्मिंग में गाय, भैंस या अन्य दुधारू पशुओं का पालन करके दूध और उसके उत्पाद प्राप्त किए जाते हैं। दूध और दूध से संबंधित उत्पाद प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य है, इसलिए इसे डेयरी फार्मिंग कहते हैं। गाय, भैंस या अन्य दूध देने वाले। इससे और अन्य उत्पाद में है घी, पनीर, मक्खन या और अन्य चीज़ें हैं, जैसे कि आजकल क्रीम वगैरह बन रहे हैं, आइसक्रीम जिससे बनाए जाते हैं, का उत्पादन किया जाता है। या एक आधुनिक व्यवसाय है। क्या पहले दूध उत्पादन नहीं होता था? क्या पहले घी, पनीर, मक्खन नहीं होता था? सब कुछ होता था, लेकिन अब व्यावसायिक तौर पर डेयरी फार्मिंग होता है। मतलब रोज का उत्पादन रोज बाजार में भेजना है और बाजार की आवश्यकताओं को पूरा करना है। पहले ये सब होता था तो अपने घर की आवश्यकता के लिए गाय, बैल, दुधारू पशु रखते थे। अपनी आवश्यकता को पूरा होने के बाद जो बच जाता था उसका एक घी, पनीर, मक्खन बनाया जाता था। इसी प्रकार यह आधुनिक व्यवसाय इस दृष्टि से है कि इसमें आजकल वैज्ञानिक तरीकों का भी प्रयोग होने लगा है। पहले परंपरागत तरीके से गाय बैल चरा के ले आते थे, फिर घर में रख देते थे, दूध दूह लेते थे, जितना हुआ हुआ,
लेकिन अब वैज्ञानिक पद्धति और आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जा रहा है और व्यवसाय के लिए किया जा रहा है। उच्च दूध उत्पादक नस्लों का प्रजनन कराया जाता है। अब अच्छे नस्लों की पशुओं का प्रजनन, आधुनिक चारा प्रबंधन, पहले प्राकृतिक चारा चराया जाता था, अब चारा उगाया जाता है। पहले पशु चारे के पास जाता था, अब चारा पशु के पास आ रहा है। ये प्रबंधन हो गया। और दूध प्रसंस्करण, पहले दूध को उसी दिन खत्म करना होता था, चाहे उसे घी बना लो, पनीर बना लो, मक्खन बना लो, आज का दूध आज ही खत्म। आज दूध को हम क्या कर रहे हैं, कुछ नए पदार्थ में नहीं बना पा रहे हैं तो दूध का दूध रख दे रहे हैं, पैकेजिंग कर रहे हैं। इसके अलावा उसे ठंडे जगहों पे रखकर लंबे समय तक उपयोग करने लायक बना दे रहे हैं। ऐसी तकनीकें आ गया है। इसका उद्देश्य न केवल पारिवारिक खपत बल्कि वाणिज्यिक लाभ भी है, मतलब व्यापार करना भी है। पहले ऐसा नहीं था, रोज का दूध रोज खत्म होता था। उदाहरण के लिए ऑपरेशन फ्लड भारत में चलाया गया। शहरी क्षेत्र में दूध की खपत और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए दूध उत्पादन पर जोर दिया गया। के तहत भारत में संगठित दूध व्यापार का विस्तार हुआ। भारत में संगठित दूध व्यापार मतलब संघ बना करके, ग्रुप बना करके ये दूध उत्पादन हुआ। पहले किसान अपना अपना तैयार करते थे। इस तरह डेयरी फार्मिंग रोजगार मिला, पोषण एवं आर्थिक समृद्धि का एक आधुनिक साधन बनकर उभरा है। दूध व्यापार क्या है, पोषण को भी पूरा करता है। जैसे बहुत सारे देश है कि वहाँ की भोजन में पूर्ण पोषण प्राप्त नहीं होता है, इसलिए जीवन प्रत्याशा कमी है, दुर्बल है लोग। ये डेयरी फार्मिंग, इसके अलावा मांस उत्पादन भी शामिल है। तो इसकी किसी देश में विकास हो जाने से वहाँ के अधिकांश जनसंख्या को एक अच्छे पोषण खाद्य पदार्थ मिल जाता है। तो इसमें आप इतने कुछ बातों को रख सकते हैं, इसके अलावा भी लिख सकते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। परिवहन के साधनों का महत्व लिखिए। परिवहन के साधन का क्या महत्व है, इसमें 3 नंबर के प्रश्न है। 3-3 पॉइंट खास करके दिया गया है। परिवहन के साधन क्या है आप लोग जानते ही हैं। चलिए, आर्थिक विकास के लिए पहला सड़क, रेल, जल परिवहन के बाद वायु परिवहन भी परिवहन के साधन है। तो यहाँ पर सड़क, रेल, जल परिवहन के माध्यम से वस्तुओं का तेजी से आवागमन होता है जिससे बाजारों तक वस्तुओं की पहुंच आसान हो जाती है। मतलब बाजारों में किसी वस्तु की खपत है, आवश्यकता है, तो तेजी से जिस क्षेत्र में है वहां से लाके उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कीमतों में वृद्धि नहीं होती और व्यक्ति को वह सामग्री मिल जाता है। उदाहरण के लिए मालगाड़ियों द्वारा खनिज एवं कृषि उत्पादों का निर्यात। मालगाड़ी में हम खनिज या कृषि उत्पाद को तुरंत जिस जगह में आवश्यकता है वहाँ, या जहाँ जिसका उत्पादन नहीं है वहाँ हम भेज सकते हैं। सामाजिक संपर्क भी होने लगा है। परिवहन के साधन में विभिन्न क्षेत्रों के लोग का परस्पर मेल जोल बढ़ता है। आपने कुंभ मेला के बारे में देखा कि भारत के एक ही दिन 10% जनसंख्या अकेले प्रयागराज में था। क्या पहले ऐसे होता रहा होगा? तीर्थ व्रत आज से 50 साल 70 साल पहले, 100 साल पहले जो लोग तीर्थ यात्रा पे जाते थे 1 महीना के लिए निकलते थे और धीरे धीरे जाते थे और खाने पीने का व्यवस्था रहते थे। आज परिवहन के साधनों के कारण अधिक जनसंख्या एक दूसरे से मिल रहे हैं, जिससे सांस्कृतिक आदान प्रदान हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या एक दूसरे क्षेत्र की जनसंख्या या लोग एक दूसरे से मिल रहे हैं, इससे सामाजिक संपर्क हो रहा है। दूसरा तीसरा आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता। ये तो पहले ही बताया जा चुका। जैसे इसके अलावा अन्य सेवा है, आवश्यक सामान की उपलब्धता होती है, ये सेवाओं की भी। परिवहन नेटवर्क के कारण शिक्षा, पहले कुछ ही लोग दूर दराज जाके पढ़ पाते थे, आज परिवहन के साधन के कारण छोटे बच्चे को भी अपने से सैकड़ों किलोमीटर दूर छोड़ दे रहे हैं और वहाँ वो पढ़ रहा है और जब चाहे जाके मिल ले रहे हैं। इसी प्रकार स्वास्थ्य के लिए हम बहुत दूर दूर तक स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हॉस्पिटल का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य सुविधाओं का वितरण दुर्गम क्षेत्रों तक भी किया जाता है। कहीं पर बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया तो हम हवाई जहाज से उनको सुविधाएं पहुंचा देते हैं, दवाई पहुंचा देते हैं, खाना पहुंचा देते हैं। इसी प्रकार इसका एक अच्छा उदाहरण भी आज भी है। जल्दी जैसे कोई व्यक्ति पहले बीमार पड़ जाता था तो 5 किलोमीटर दूर उसको नहीं पहुंचाया जा सकता था, परिवहन के साधन नहीं होने के कारण। आज एम्बुलेंस सेवा द्वारा दूरस्थ ग्रामों में स्वास्थ्य सेवा का पहुंच हो गया है। ये सभी समाज और अर्थव्यवस्था की गतिशीलता को बनाए रखते हैं। ये हो गया आपका 5वां नंबर का प्रश्न। 6वें नंबर के प्रश्न में आता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के आधार को समझाइए। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार क्या है? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है ये नहीं लिखना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है उसे नहीं लिख करके इसके प्रमुख आधार को लिखना है। जैसे विशेषीकरण एवं
तुलनात्मक लाभ। विशेषीकरण का मतलब पहले मैं समझा देता हूं। जिस देश में जिसका उत्पादन अच्छा हो सकता है वो उसी पर फोकस करता है, क्योंकि उसको पता है जिस वस्तु को उत्पादन करने में अधिक खर्चा होता है उसे दूसरे देश से मंगा लेने पर यदि कम खर्चा होता है तो उसको उत्पादन क्या हो जाता है, कम, वो महंगा पड़ जाता है तो दूसरे देश से मंगाना चाहता है। इसी तरह से हर देश एक विशेष चीज की उत्पादन पर लग जाता है, विशेष चीज को फोकस करता है, तो इससे पूरे विश्व को लाभ होता है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम किसी ऐसे चीज जो हमारे देश में उत्पादन करें तो हमको मान लो 100 रुपया किलो पड़ता है, उसी को विदेश से मंगाने पर हमें वो 50 रुपये में मिलता है, तो हम उसको उत्पादन क्यों करें, क्यों ना दूसरे देश से मंगाएं। और उस देश को कोई ऐसे चीज जैसे धान उत्पादन करने में उसको 100 रुपया किलो पड़ता है, हमारे देश से मंगाने से 50 रुपये में मिल जाता है, तो वो क्यों धान उत्पादन करेगा। तो इसी तरह से ऐसे चीजों को विशेषीकरण, तो अलग अलग देश अलग अलग चीजों के लिए विशेषीकरण हो जाता है, श्रम विभाजन कहा जाता है इसे। प्रत्येक देश किसी विशिष्ट वस्तु या सेवा का उत्पादन में बेहतर दक्ष रखता है, हर देश हर चीज को उत्पादन नहीं कर सकता, तो इसलिए वह उसी पर अपना ध्यान लगाता है। इसी आधार पर देश आपस में व्यापार करते हैं। जो देश जिस पे ज्यादा फोकस कर सकता है, जिसमें ज्यादा काम कर सकता है, जिससे ज्यादा लाभ कमा सकता है, उस काम को कर। उदाहरण के लिए भारत सूती वस्त्र निर्यात करता है, भारत में सूती वस्त्र उत्पादन करना सस्ता है। कई देश जो है सूती वस्त्र उत्पादन महंगा होता होगा, इसलिए भारत से मंगाता है। ऊन भी भारत में, जैसे हमारा ऑस्ट्रेलिया में ऊन के उत्पादन आसान होता है, सस्ता हो रहा है, जबकि ऊन का वहाँ खपत नहीं है, फिर भी ऊन उत्पादन करता है। तो इसी तरह से जबकि अरब देश पेट्रोलियम उत्पादन करता है, अरब देश धान उत्पादन करने लग जाए तो उसको तो धान का 10 गुना रेट पड़ जाएगा चावल का, तो इसलिए वो पेट्रोलियम उत्पादन करता है, हम सूती वस्त्र उत्पादन करते हैं, एक दूसरे से आदान प्रदान करते हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं, ये एक उदाहरण है। दूसरा, विशेषीकरण के अंतर्गत आवश्यकता एवं संसाधन उपलब्ध, इसमें है जिन वस्तुओं की घरेलू स्तर पर कमी होती है, हमको जिस चीज की जरूरत है, हमारे यहाँ पेट्रोल की कमी है, यदि हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं करेंगे तो हमारे यहाँ मोटर गाड़ियां नहीं चल पाएगी और अरब देश को भोजन नहीं मिल पाएगा। इसी तरह जिन वस्तुओं की घरेलू स्तर पर कमी है उन्हें दूसरे देशों से आयात किया जाता है, ये इसका प्रमुख आधार है। आवश्यकता एवं संसाधन उपलब्धता, आवश्यकता है तो उपलब्ध भी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से। तीसरा महत्वपूर्ण बात है व्यापार नीतियां एवं समझौते। एक देश दूसरे देश से आयात निर्यात करता है, व्यापारिक समझौता करता है, तो संबंध भी अच्छे होते हैं। अलग अलग देशों के बीच व्यापार संधियां होती है, संधि या समझौता। आयात निर्यात शुल्क और नियमों का पालन भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार उससे भी प्रभावित होता है कि दो देशों के बीच यदि अच्छा संबंध नहीं है तो आयात निर्यात बंद हो जाता है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के जो नियम है उसमें यदि दोनों में समझौता नहीं हुआ तो आयात निर्यात प्रभावित हो सकता है। सातवां प्रश्न हमारे पास है, सूचना प्रौद्योगिकी से आप क्या समझते हैं? सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसे अंग्रेजी में बहुत बच्चे ज़्यादा समझते हैं। तो इस तरह से वह क्षेत्र है जिसमें कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क, इंटरनेट जैसे तकनीकी संसाधनों का उपयोग सूचनाओं के संग्रहण, प्रसंस्करण और सुरक्षा एवं प्रसारण के लिए किया जाता है। चार बातें यहाँ पर है। यहाँ हम इन साधनों के द्वारा सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पहुँचाने के लिए जितने चीज़ों की आवश्यकता होती है, पहला तो संग्रहण, सूचना को इकट्ठा करने का काम आज टेक्नोलॉजी ने ले लिया है, और प्रसंस्करण मतलब उसे हमको तकनीकी में ढालने, ये सूचना है। इसको ऐसे बनाने में यदि हाथ में बना जाए तो कितनों दिन लग जाएगा, अब ये 2 घंटे 3 घंटे में बन जा रहा है और आपको मैं पढ़ा भी दे रहा हूँ, आप तक पहुँचा भी दे रहा हूँ। तो ये प्रसंस्करण है। सूचना मैंने लिया, चाहे किसी किताब से, इंटरनेट से, कहीं से भी ये प्रश्न उठाया, वो लिया, वो क्या है, संग्रहण किया। संग्रहण करने में भी मैं कंप्यूटर का, नेटवर्क का, इंटरनेट का, सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहा हूँ। इसके साथ इसे प्रसंस्करण मतलब इस रूप में बनाने के लिए, जो आपको पढ़ा रहा हूँ उस रूप में बनाने के लिए बनाना ही प्रसंस्करण है। क्या इससे मैं हाथ से बनाया हूँ? नहीं, इसको भी मैं सॉफ्टवेयर, नेटवर्क का, इंटरनेट, तकनीकी साधनों के द्वारा तैयार किया हूँ। अब इसकी सुरक्षा भी है, उसी के माध्यम से कर रहा हूँ। ये जो मैं बना रहा हूँ वो मेरे पास नहीं, इसको सुरक्षित कर दे रहा हूँ। कहाँ पर?
एक स्पेस पर किसी एक प्लेटफार्म में मैं सुरक्षित कर दे रहा हूँ, मेरे घर में ये नहीं है, ना इसे मैं लंबे समय तक रख सकता हूँ, तो कोई और रख रहा है इसको। इसके बाद प्रसारण, प्रसारण मतलब आप तक पहुंचाने का काम भी इसी तकनीकी के द्वारा कर रहा हूँ। ये चारों चीज पहले जमाने का होता तो मैं तो ये सूचनाएं ही संग्रहण नहीं कर पाता, आपको पढ़ाना है करके सारे प्रश्नों का उत्तर तुरंत नहीं कर पाता। दूसरा, इसे इस तरह से वीडियो के रूप में बनाना भी संभव नहीं था, क्योंकि ये प्रौद्योगिकी आया है तब मैं बना पाया। सुरक्षा, बना भी लेता तो उस वीडियो को रखने के लिए मेरे पास स्टोरेज नहीं है। स्टोरेज आज भी आपको 30 मिनट का वीडियो बना रहा हूँ, वो 10 GB का बनता है। तो इस तरह से 10 GB का रोज का 30-30 मिनट का वीडियो का 10-10 GB का जगह कहाँ से लाऊं? ये भी कोई दूसरा दे रहा है इस जगह को मुझे। और उसके बाद प्रसारण करने के लिए मैं अपना कुछ भी नहीं है ना, इस वीडियो को बन जाने के बाद प्रसारण का जिम्मेदारी कोई और उठा के रखा है, ये प्रौद्योगिकी ही रखा है, टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से यह आधुनिक समाज की रीढ़ बन चुका है। एक आदमी के पास सारा सुविधा नहीं है, ये सब हमें टेक्नोलॉजी दे रहा है। एक आदमी ये तीनों चारों चीजें नहीं कर सकता, क्योंकि सारी तंत्र, उद्योग, शिक्षा और चिकित्सा सभी में सूचना प्रौद्योगिकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। हम इस सभी जगह, अभी शिक्षा में आपके साथ में जुड़ा हूँ, सरकारी तंत्र भी किस में जुड़ा है? इसी में जुड़ा है। इसके बगैर अब सरकार भी क्या हो जाएगा, अपना योजनाएं नहीं चला सकता। उद्योग भी इसी से चल रहा है, और इस पर उदाहरण दूंगा तो लंबा हो जाएगा। इसी प्रकार आज की चिकित्सा भी इसी से चल रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी से। और इसी प्रकार इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। उदाहरण यहाँ पर दिया है, बैंकिंग में ऑनलाइन पैसा, हमको यही इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तुरंत 5 मिनट में मेरा पैसा आपका, आपका पैसा मेरा हो जाता है, लेन देन कर लेते हैं, है ना। क्लाउड स्टोरेज जो मैं बोल रहा हूँ, क्लाउड स्टोरेज क्या है? ये वीडियो मेरे पास नहीं रहता है, उसी क्लाउड में चला जाता है, जो लंबे समय तक हम वहाँ रख सकते हैं, के माध्यम से डेटा का सुरक्षित भंडारण होता है, क्लाउड में चला जाता है। रोज का 10 GB, 20 GB, 30 GB के लिए कोई स्टोरेज अपने घर में नहीं रख सकता, इसलिए ये कहीं और कोई और टेक्नोलॉजी इसका जिम्मा लेके बैठा हुआ है। 8वां प्रश्न, उपभोक्ता उद्योग से क्या तात्पर्य है? उदाहरण देकर समझाइए। उपभोक्ता उद्योग स्पष्ट लग रहा है, उपभोक्ता मतलब जो उपयोग करता है, ये शब्द को आप लोग कस्टमर इंडस्ट्री। तो इस तरह से जो उपभोक्ता है, जो किसी अंतिम वस्तु का उपयोग करता है, ऐसे वस्तु बनाने वाले उद्योग को, फैक्ट्री को हम उपभोक्ता उद्योग कहते हैं। ऐसा शब्द से स्पष्ट है, वही उद्योग जो सीधे अंतिम उपभोक्ता के प्रयोग की वस्तु का उत्पादन करते हैं। बस इतने में उत्तर पर्याप्त हो जाता है। इतना आप पहला लाइन लिख दोगे और थोड़ा सा उससे और बढ़िया लिख दोगे तो आपका उत्तर सही हो जाता है, सिर्फ शब्द समझ करके। इतना आपको उत्तर बता दे रहा है। अब उदाहरण बताने के लिए 4 नाम लिख देना है। उन उद्योगों को में तैयार वस्तुएं सीधे उपभोक्ताओं के लिए बनती है और उपभोक्ताओं तक पहुंचती है। जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान जो सीधा बनाता है तो सीधे उपभोक्ता खरीदता है, इसमें मोबाइल फोन है, रेफ्रिजरेटर है। पैकेज्ड फूड, पैकेज्ड फूड मतलब जो खाने पीने का, नूडल, चॉकलेट जैसे सामान है। तथा रेडीमेड कपड़े, जो पहनता है वही खरीदता है। ये उदाहरण के लिए किसी कपड़ा मिल से कपड़ा तो बन जाता है, उसके बाद उसे फिर से रेडीमेड कपड़ा बनाने का जो काम होता है, वही उद्योग जहाँ रेडीमेड कपड़ा बनता है, वो अंतिम उपभोक्ता वस्तु है, क्योंकि उसे जो उपभोक्ता होता है वो सीधे खरीदता है। इसी प्रकार इन्हें उद्योगों की मांग, बाजार में उपभोक्ताओं, इन उद्योगों की मांग जो है बाजार में उपभोक्ताओं की संख्या पर निर्भर करता है। ये उद्योग बाजार में किस वस्तु का मांग ज्यादा कर रहा है, बाजार यानी कि लोग, उस पर डिपेंड करता है कि उद्योग चलेगा कि नहीं। खरीद की क्षमता, बाजार में जो व्यक्ति है वो उसको खरीद सकता है कि नहीं, ये भी है। जैसे कुछ मोबाइल फोन, कुछ कार वगैरह ऐसे है, मैं बड़े चीज़ों का उदाहरण दे रहा हूँ, जिसको हर व्यक्ति नहीं खरीद सकता, तो उस खरीद क्षमता वाले जगह पर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। इसी प्रकार फैशन और डिजाइन, हमारे पास किस फैशन और किस डिजाइन की वस्तुएं चल रही है, उसके आधार पर ये उद्योग निर्भर करता है। इसलिए इन्हें अक्सर अर्थव्यवस्था में अंतिम उपभोक्ता उद्योग के रूप में भी जाना जाता है, कि व्यक्ति क्या चाहता है उसी पर फोकस करके ये उद्योग स्थापित होते हैं या मॉडिफाई होते हैं, बदलते रहते हैं।
इस तरह से हम चलते हैं 9 नंबर के प्रश्न। 9 नंबर के प्रश्न में क्या पूछा गया है, प्राथमिक एवं द्वितीयक गतिविधियों में कोई 3 अंतर। ध्यान दीजिए, मैं अंतर के जितने भी प्रश्न है ऐसे 2 कॉलम नहीं किया हूँ, विषय के आधार पर अंतर बताया हूँ ताकि पढ़ाने की सुविधा हो सके, है ना। नहीं तो एक पॉइंट लिखते और फिर कॉलम खींचते, दोनों के बारे में अलग अलग करते, मजा नहीं आता। आप लोग अलग अलग करके भी लिख सकते हो। यहाँ पर पहला है स्रोत व कच्चा माल। प्राथमिक व्यवसाय और द्वितीयक व्यवसाय का स्रोत व कच्चा माल देखना है। प्राथमिक गतिविधियों में प्राकृतिक साधनों का, जैसे कृषि और खनन का प्रत्यक्ष दोहन होता है, प्राकृतिक साधनों का होता है एक प्राथमिक व्यवसाय में। उसी को फिर दूसरे कॉलम में लिखोगे जबकि, जबकि के बाद दिया हूं द्वितीयक गतिविधि कच्चे माल को नया रूप या मूल प्रदान करती है। वो कच्चे माल जो प्राप्त हुआ रहता है, सीधे से बात है, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त माल को द्वितीयक व्यवसाय फिर से प्रसंस्करण करके नए रूप दे करके नया वस्तु तैयार करता है। इसे विनिर्माण उद्योग या निर्माण उद्योग कहते हैं। दोनों का कच्चे माल का प्राप्ति स्रोत अलग अलग है। प्राप्ति स्रोत प्राथमिक व्यवसाय प्रकृति से प्राप्त करता है, प्रकृति से उत्पादन करता है, और द्वितीयक व्यवसाय उसी प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त वस्तु को फिर एक नया वस्तु तैयार करता है। इसी प्रकार आउटपुट का स्वरूप, उत्पादन का स्वरूप क्या है। प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन मुख्यतः कच्चे माल के रूप में होता है। प्राथमिक क्षेत्र से जो भी वस्तु हमें मिलता है वो सीधे उपयोग करना संभव नहीं है या बहुत कम संभव है, सीधे उपयोग नहीं होता, उसे फिर से बदला जाता है। तभी जैसे हमने प्राथमिक स्रोत से धान उत्पादन कर लिया, धान का धान नहीं खाते हैं, उसको फिर से प्रसंस्कृत किया जाता है, तब वो चावल बनता है। गेहूं का गेहूं नहीं खाते, उसको आटा बनाया जाता है। इसी प्रकार बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र में उत्पादन मुख्यतः कच्चे माल के रूप में प्राप्त होता है। इसे हम फिर से दूसरे रूप में बदलते हैं, जैसे फसलें और खनिज। वहीं अब देखिए, जबकि द्वितीयक क्षेत्र में तैयार और या अर्ध तैयार वस्तु के रूप में आउटपुट होता है, मतलब उत्पादन होता है। आउटपुट मतलब उत्पादन होता है। जैसे कपड़ा और चीनी। कपड़ा और चीनी क्या है, प्राथमिक व्यवसाय से प्राप्त होने वाली कच्चे माल से बना है। जैसे कपड़ा कपास से बना, कपास कृषि से निकलता है, लेकिन कृषि को हम कपास को सीधे उपयोग नहीं करते, इसलिए उसे उद्योग में जाना पड़ता है द्वितीयक व्यवसाय में। चीनी, गन्ना खेत से निकलता है प्राथमिक व्यवसाय से, लेकिन हम गन्ना सीधे उपयोग नहीं करते, उसे हम फिर प्रसंस्करण करने के लिए उद्योग में भेजते हैं, वो द्वितीयक व्यवसाय है। वहां से फिर चीनी बन के निकलता है। प्रयोग की जाने वाली तकनीक, दोनों जगह की तकनीक में भी अंतर यहाँ पर बताया गया है। हो सकता है आपके किताब में इनके अलावा और भी अंतर हुआ होगा, तो इसमें से कुछ उसमें से कुछ करके आप नए तरीके से उत्तर लिख सकते हैं। प्राथमिक व्यवसाय में परंपरागत या अर्ध यांत्रिक तकनीकी का प्रयोग अधिक होता है। जैसे प्राथमिक व्यवसाय के अंतर्गत या तो परंपरागत से अर्ध यांत्रिक हो गया है, आधे परंपरागत आधे यांत्रिक। अब ट्रैक्टर से जुताई तो कर दे रहे हैं, लेकिन हाथ से ही फसल ऐसे लगा रहे हैं, तो अभी भी कुछ बदला है। कुल मिला के यहाँ जो प्रयोग की जाने वाली तकनीक होती है वो कमतर होती है, जबकि हमारे पास द्वितीयक व्यवसाय में आधुनिक मशीनों का औद्योगिक प्रक्रियाओं का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर द्वितीयक व्यवसाय में नए तकनीकों का प्रयोग किया जाता है। ये 3 अंतर आप लिख सकते हैं। 10वां नंबर के प्रश्न में हम आएंगे, कुटीर उद्योग और लघु उद्योग में अंतर बताइए। क्लियर है, प्रश्न पढ़ते ही आप उत्तर का जवाब दे सकते हो। और कोई 3 पूछा है। कुटीर मतलब कुटी, कुटी माने घर, घर मतलब अपने मकान में चलने वाले उद्योग को हम कुटीर उद्योग कहते हैं, यानी कि वो सबसे छोटी है। लघु मतलब छोटे उद्योग, मध्यम और बृहद और हो सकते हैं जिसके बारे में यहाँ नहीं बताना है। उत्पादन का स्तर, कुटीर उद्योग घर या बहुत छोटे स्तर पर, घर के सदस्यों द्वारा यानी छोटे स्तर पर चलाए जाते हैं। जैसे हाथ से बनी वस्तुएं, इसमें प्राथमिकता है। जबकि लघु उद्योग अपेक्षाकृत बड़े स्तर पर काम करते हैं, लेकिन फिर भी बहुत बड़े कारखाने नहीं होते हैं, बहुत बड़े इसमें शामिल नहीं किए जाते। तो इस तरह से कुटीर उद्योग में घर के लोग या आसपास के सदस्य मिलकर के छोटे स्तर पर काम करते हैं। बहुत सारे सामग्री हाथ से बनते हैं, कुछ मामूली मशीन औजारों का उपयोग किया जाता है। जबकि आपका लघु उद्योग जो है मशीनीकृत है, थोड़ा सा बड़ा पैमाने पर रहता है, इसमें ज़्यादा व्यक्ति काम करते हैं। पूंजी व श्रम, कुटीर उद्योग में पारिवारिक श्रम और
अल्प पूंजी होती है, कम पूंजी लगता है और इसमें परिवार या आसपास के 2-4 लोग मिल करके इसको चलाते हैं। वहीं लघु उद्योग में थोड़ी अधिक पूंजी लगती है, मतलब अधिक पूंजी लगता है, मशीनरी और बाहरी श्रम शक्ति का उपयोग होता है। इसी प्रकार इसमें उदाहरण भी ले सकते हैं कि कौन कौन सा चीज़ घरों में तैयार किया जाता है, कौन सा उद्योग में बनता है। इधर आया भी है नीचे उत्पादन का प्रकार, उदाहरण भी समझ सकते हैं या अंतर भी। उत्पादन क्या होता है? कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प, हाथ करघा, अगरबत्ती जैसे पारंपरिक उत्पाद बनाते हैं, जबकि लघु उद्योग में प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ, कुछ मशीनरी पार्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियां आदि तैयार किया जाता है। तो इस तरह से ये लघु उद्योग और कुटीर उद्योग शामिल हैं। कुछ प्रसंस्करण सामग्रियां भी लघु उद्योग के अंतर्गत आते हैं खाद्य पदार्थ बनाने का। इसी प्रकार 11वां नंबर का प्रश्न है, बाजारीय सब्जी कृषि नगरीय क्षेत्रों के समीप क्यों उगाई जाती है? सब्जी के जो बाजार में बेचे जाते हैं वो नगर के आसपास क्यों लगाया जाता है, उसके आसपास उसका क्षेत्र क्यों होता है, इसको बताया गया। बाजारीय सब्जी सीधी सी बात है, बाजार में बेचने के लिए जो उगाया जाने वाला सब्जी होता है वो मार्केट के आसपास आता है या उसके आसपास लगाया जाता है। ऐसा क्यों? ऐसे कृषि पद्धति है जिसमें ताजी सब्जियां और फल बड़े बाजारों या शहरों के क्षेत्र में तुरंत बेचना चाहते हैं, तो बहुत दूर लगेगा तो आते आते वो या तो खराब हो जाएगा या समय में नहीं पहुंच पाएगा। इसलिए इसे नगरीय इलाकों के निकट रखने का मुख्य कारण है। वो कारण को यहाँ हम बता रहे हैं क्यों नगर के आसपास रखा जाता है। पहला, त्वरित परिवहन और कम लागत। नगर के आसपास रहेगा बाजारीय सब्जी तो कम लागत होगा। अब और खेत से निकलते ही वो बाजार तक पहुंच जाएगा, सुबह निकाले सुबह ही पहुंच जाएगा। जल्द खराब होने वाली सब्जियों को कम समय में शहरों तक पहुंचाया जा सकता है, ये इसका मुख्य कारण है। दूसरा, उच्च मांग। शहरों में जनसंख्या और क्रय शक्ति अधिक होती है। शहरों में रहने वाले लोगों की क्रय शक्ति मतलब महंगे चीज़ों को भी वो लोग खरीदते हैं, उनकी आय अधिक होता है। शहरों में जनसंख्या भी अधिक होता है तो ज़्यादा की ज़रूरत होती है, सब्जियों की मांग वहाँ रहती है, इसलिए उच्च मांग है दूसरा कारण। और तेज बिक्री और लाभ, बिक्री भी जल्दी हो जाता है, वहाँ पहुँचते ही आपका सामान लेने के लिए लेनदारों की संख्या अधिक होती है। ताज़ा उत्पाद खरीदने की प्रवृत्ति तथा रेस्टोरेंट, होटल आदि में निरंतर जरूरतें पड़ती रहती है। और बाजारीय सब्जी किसानों को त्वरित लाभ भी देता है, जल्दी लाभ देता है, तुरंत वो नगद पैसे पा जाते हैं जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। उदाहरण के लिए दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों के बाहरी क्षेत्रों में व्यवस्थित सब्जी कृषि होता है, ये उसके उदाहरण है। 12वां नंबर के प्रश्न क्या कहता है, धुएं की चिमनी वाले उद्योग से क्या तात्पर्य है? धुएं की चिमनी वाले उद्योग, आजकल उद्योग देखते हैं जो धुआं बाहर फेंकता है, एक बड़ा सा चिमनी लगा रहता है जिसकी हाइट बहुत अधिक होती है, इसे स्पष्ट करना है हमें। उत्तर, धुएं की चिमनी वाले उद्योग वे भारी और पारंपरिक उद्योग है जो लंबे समय से चल रहे हैं, जिसमें बड़े पैमाने पर ईंधन की आवश्यकता होती है, जिसमें कोयला और पेट्रोलियम का उपयोग किया जाता है, क्योंकि ये बड़े पैमाने का ईंधन है का उपयोग करके उत्पादन होता है। और इनके कारखानों की ऊंची चिमनियां धुआं छोड़ती है, क्योंकि कोयला या पेट्रोलियम जब जलेगा, दहन होगा तो उससे धुआं निकलता है, उसके लिए चिमनी बना दिया जाता है और उसे वायुमंडल पे ऊंचाई पर छोड़ा जाता है। इसी तरह से जैसे लोहा इस्पात उद्योग, लोहा इस्पात में लोहा को गलाने के लिए अधिक ताप की जरूरत होता है, तो इसलिए कोयला की आवश्यकता होगी। इसी तरह सीमेंट उद्योग और कारखाने और थर्मल पावर, जहाँ बिजली बनती है आदि में ताप विद्युत की आवश्यकता होती है, ताप की आवश्यकता होती है, तो यहाँ या तो पेट्रोलियम या कोयला जलाया जाता है। उन उद्योगों में अक्सर पर्यावरणीय प्रदूषण का स्तर अधिक रहता है, पर्यावरण प्रदूषण होता है। जहाँ जहाँ ये उद्योग रहता है वहाँ पर्यावरण में प्रदूषण अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि बड़ी मात्रा में CO2, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य प्रदूषक गैसों का उत्सर्जन करता है। ये इनके जलने से CO2 उत्सर्जन होता है। उदाहरण के लिए झारखंड और छत्तीसगढ़, जहाँ इस पर आधारित अधिक उद्योग है, इस्पात उद्योग है, ये इनके उदाहरण है। इन्हें धुएं की चिमनी वाले उद्योग कहने का कारण इनकी पारंपरिक औद्योगिक संरचना और भारी पैमाने पर ऊर्जा का उपयोग है। बहुत ज़्यादा ऊर्जा लगता है इनमें, लोहा इस्पात उद्योग और बिजली उद्योग में। इसी तरह से पार महाद्वीपीय रेल मार्ग से आप क्या समझते हैं?
स्पष्ट है शब्द से, महाद्वीप के आर पार, सीधी सी बात है। ऐसे रेल मार्ग को ही हम कहेंगे। सीधी सी उतने को समझने के बाद उत्तर लिखा जा सकता है। प्रश्न क्रमांक 13 में पार महाद्वीपीय रेल मार्ग, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवे, ऐसे विस्तृत रेल है मार्ग होते हैं जो किसी महाद्वीप के एक सिरे से दूसरे सिरे या दो महाद्वीपों को जोड़ता है। मतलब एक ही महाद्वीप के इस सिरे से शुरू होकर के उस सिरे तक चला जाता है। ऐसे बहुत लंबे रेल मार्ग को हम क्या कहते हैं? परा महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। हुए दूर दराज क्षेत्रों को आपस में मिलाते हैं। ये रेल मार्ग लंबी दूरी की यात्रा और माल परिवहन को सरल बना देता है। एक देश के या एक महाद्वीप के एक छोर से दूसरे छोर तक मार्ग को आसानी से पहुंचा देता है। इसे पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कहते हैं। उदाहरण के लिए ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस का, जिसे आप और भी पढ़ चुके हो, जो रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर व्लादिवोस्टोक तक फैला हुआ है। ये विश्व के सबसे लंबी रेल मार्ग भी कहा जाता है। ये भी पढ़ाया जा चुका है। इसी तरह उत्तरी अमेरिका में पूर्व से पश्चिम तट को जोड़ने वाले रेल मार्ग को भी पार महाद्वीपीय माना जा सकता है। इस मार्ग के माध्यम से महाद्वीपीय व्यापार, एक महाद्वीप में एक छोर से दूसरे छोर, चाहे कितनों भी देश हो, व्यापार होता है, सांस्कृतिक संपर्क होता है। उसी महाद्वीप के लोग एक दूसरे से आपस में जल्दी जल्दी मिल सकते हैं या वहाँ अपना व्यवसाय कर सकते हैं और पर्यटन को भी बढ़ावा मिलता है। मतलब घूमने फिरने को बढ़ावा मिलता है। तो इस तरह से इस अध्याय से ये 13 प्रश्न के अतिरिक्त इस इकाई से हमने कुछ प्रश्न को इकाई 2 में पढ़ा चुके हैं। वो गलती से वो प्रश्न उधर चला गया है। तो इस तरह से इसमें से 13 और उधर 3 या 4 प्रश्न जो है 2 इकाई के 3 नंबर के प्रश्न में घुसा हुआ है। तो 15 प्रश्न मान के चलो, 15 या 16 ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, जो जिसमें से 2 प्रश्न आने की संभावना है। इसके बाद हम इसी इकाई के 5 नंबर के प्रश्न इसके बाद वाले वीडियो में लेकर आ रहे हैं। तो हमारे क्लास में बने रहिए। परीक्षा तक जितना संभव हो सके हम कोशिश करेंगे कि आपको 50 नंबर, 60 नंबर या पूरे 70 नंबर के इम्पॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ा सकें। तो ये चलिए विदा लेते हैं। इसके बाद आने वाले ये हमारी क्लास वीडियो होगा 5 अंक के, इसी इकाई के 5 अंक के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर आएंगे। 10, 8 या 9 प्रश्न इसके अंतर्गत आएगा, वो भी एक वीडियो में समाप्त करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए, धन्यवाद, जय हिंद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।